नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे कल जो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति है, जो क्लास 10th की जो पुस्तक है हम वो पढ़ रहे थे, जिसका हमारा पहला चैप्टर हमने जो है वो शुरुआत की थी। और कल हमने जो है वो विभिन्न जो युग पढ़े थे, काल पढ़े थे। जो राजस्थान के अंदर ताम्र काल है, पाषाण काल है, और या फिर लोहेकालीन जो है, जो स्थान है, स्थल है, जो वस्तुएं मिली है, उनके बारे में हमने जो है वो कल चर्चा की थी। और आज उस पुस्तक का जो है आगे का जो पार्ट है, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम क्या करेंगे भाई, आज इसका है वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित जो इस टॉपिक के अंदर जो दी हुई है वो है कुछ महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। ठीक है, संपूर्ण सभ्यता इसके अंदर शामिल नहीं की है, लेकिन आपको कम से कम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम ये सभ्यताएं हैं वो आपको क्या है, आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सभ्यताएं आपको है वो याद होनी चाहिए। तो कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले है हमारी, एक नंबर सभ्यता कौन सी है भाई, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, प्राचीन द्वेषदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में कौन सी भाई, गग्गर नदी का है वो क्षेत्र है, में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। यानी राजस्थान के अंदर ये कह रहा है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता से ही प्राचीन द्वेषदती या फिर सरस्वती नदी घाटी में जो है वो विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता, कालीबंगा जो है वो सभ्यता। और वर्तमान में वहां पर जो वो कौन सी नदी है, उस नदी को वर्तमान में हमें वो गग्गर नदी घाटी कहते हैं। तो यानी गग्गर नदी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है भाई, कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित हुई है। और पुरानी अगर नदी का पूछ ले तो इसके अंदर लिखा हुआ है द्वेषदती और सरस्वती नदी घाटी। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। और ये क्या है भाई, हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, प्राचीन है। प्रश्न आता है तो उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ आता है कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है, सत्य है या फिर नहीं है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखा आएगा कि कालीबंगा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कालीबंगा है वो जो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है भाई, प्राचीन है। ठीक है, या फिर उससे पहले ही विकसित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है वो मानी जाती है। किस जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है भाई। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, पहले आता था ये प्रश्न कि कालीबंगा नाम है उसका तात्पर्य क्या है या फिर क्या क्यों पड़ा है। तो यहाँ पर प्राप्त काली चूड़ियां हैं उसके कारण ये पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। यानी काली बंगा, काली का बंगा का अर्थ हो गया पंजाबी भाषा में क्या, चूड़ी। और काली का मतलब हो गया कि काली चूड़ी, काला एक रंग है, बंगा का मतलब पंजाबी भाषा में हो गया चूड़ी। तो इसलिए काली चूड़ियों के कारण इसका नाम है वो कालीबंगा पड़ा है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने क्या है भाई, इसका उत्खनन किया था। तो यहाँ पर आपको कितना याद रखना है भाई, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो चीज़ें दे रखी है वो क्या है, वो सभी चीज़ें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी आपको याद रखना है कालीबंगा के कारण अंदर कि उसकी खोज। ठीक है, खोज का है वो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और इसका जो सन है वो भी आपको याद करना है। खोज 1952 के अंदर की थी भाई, किसने, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका उत्खनन, ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया था, तो उत्खनन के अंदर आपको याद रखना है 1961 और 62 ईस्वी के अंदर इसका है उत्खनन हुआ था। और उत्खनन किसने किया था भाई, तो वहां पर आपको याद रखना है बीबी लाल। ये सारी चीजें हैं, ये ऑथेंटिक चीजें हैं, क्लास 10th में लिखी हुई है और आपको याद करनी है भाई। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। और ये आने वाले
यानी पटवारी, वीडियो या फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा या फिर चतुर्थ श्रेणी, सभी भर्तियों के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। खोज इसकी याद रखनी है आपको और उत्खनन याद रखना है, ठीक है। काली चूड़ियों के कारण नाम कालीबंगा पड़ा है। चूड़ी का पंजाबी भाषा में बंगा अर्थ होता है। हड़प्पा से भी प्राचीन है। वर्तमान घग्गर नदी है। पूर्व द्वैत या फिर सरस्वती नदी थी और हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है भाई। ये इतने सारे फैक्ट्स है, इसके बारे में आपको है वो ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे इसके बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में जो है वो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए भाई, ठीक है। यहाँ से हैं प्रश्न आते हैं, कितने स्तर कालीबंगा के सामने आए थे? 5 स्तर सामने आए थे, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, प्राचीन है। हमने अभी पहले पढ़ा था कि भाई हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित सभ्यता है कालीबंगा। तो 5 स्तर पर यहाँ है उत्खनन हुआ है और उत्खनन में या फिर 5 स्तर सामने आए हैं, जिसमें प्रथम 2 जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर की सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान या फिर समकालीन है। यानी बात यह हुई कि जब इसका उत्खनन हुआ था, उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल एवं वीके थापर ने जब कालीबंगा का उत्खनन किया था, तो उस समय उनके सामने जो है वो कितने स्तर सामने आए थे? वे 5 स्तर है वो सामने आए थे, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जो सामग्रियां मिली थी उन सामग्रियों के आधार पर 2 स्तर तो जो है वो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे भी पूर्व के हैं, और बाकी के जो 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके समकालीन या फिर उसके समान जो है वो सामग्री प्राप्त हुई है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में है वो बांटा गया है, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता। हमने पहले भी कहा था हड़प्पा से पूर्व की जो है वो प्राक हड़प्पा हो गई, और हड़प्पा के बाद की जो है या फिर हड़प्पा के जो समकालीन है तो वो हड़प्पा ही सभ्यता हो गई भाई, ठीक है। हड़प्पा के साथ साथ में जो उसके जैसी चीजें जहां पर उत्खनन हुई है तो उस सभी सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता है वो कहा गया है, और उससे पहले की प्राक हड़प्पा सभ्यता है वो कहा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, या फिर आपको क्या लिखना है अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो, कि भाई इसमें कितने स्तर? 5 स्तर हुए हैं। आपको लिखना है 2 पूर्व के हैं और 3 स्तर इसके समकालीन है। पूर्व को प्राक हड़प्पा कहते हैं और समकालीन को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न है, यदि स्टेटमेंट का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न है वो फिक्स आते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। अब देखो आगे कि कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था भाई, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पुस्तक की प्रत्येक लाइन क्या है, एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइन को उठा करके एज ए स्टेटमेंट डालते हैं और आपको पूछता है कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, ठीक है। ऐसा प्रश्न आता है तब उसमें अंदर जो है वो राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के ऑप्शन में नाम होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। आप जेल प्रेरी का जब पेपर देखोगे या पिछले कुछ पेपर देखोगे जो 3-4 महीनों में हुए हैं, उनमें इसी तरीके से वो लाइन उठा करके सीधा है वो प्रश्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और आगे देखो, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था भाई, ठीक है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। मकान स्टेटमेंट में आता है कि जो मकान बनाने में जो ईंटें प्रयुक्त हुई थी वो एक कच्ची पर ईंटें थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई भाई, मिट्टी की ईंटों को क्या किया, धूप में पकाकर है वो प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो ईंटें थी वो कैसी थी भाई, कच्ची नहीं पक्की ईंटें थी, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है कि मकान बनाते समय वहां जो के लोग थे वो पक्की ईंटों का है वो प्रयोग करते थे, और वो ईंटें हैं जो धूप में पका करके कैसे करते थे भाई, पक्की बनाते थे उसको, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है भाई, ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये जैसे पढ़ने में जैसे ये आरएस मेंस में आया था, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में, वैसे तो ये जो शब्द है वो आरएस मेंस के अंदर लिखने में जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को है वो जब आरएस प्री लेवल के प्रश्न बनाते हैं तो इन्हीं को है वो एज ए स्टेटमेंट वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, जैसे देखो कि यहाँ के जो है अवशेष पतले और हल्के तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का
अभाव है। अब यहाँ पर ये डाल देते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है या नहीं है, या फिर कालीबंगा सभ्यता पर विचार करो। फिर ये एक स्टेटमेंट डाल देता है कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। यह डाल देते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बने हैं वो एकदम सुंदर और सुडौल है। यह जब ऑप्शन डाल देते हैं, आपको फिर नीचे सब ऑप्शन देते हैं कि जो है निम्न में से कौन सा सत्य है, 1 2 2 1 2 3, तो उसमें से ये आपको है वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सुंदरता भी नहीं है और सुडौलता भी नहीं है। सुंदरता और सुडौलता का क्या है, अभाव है भाई किसमें, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। बर्तनों का रंग कैसा है, लाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई है भाई, ठीक है। यानी जो बर्तन है, बर्तनों का रंग कैसा है, लाल रंग है, और काली और सफेद रंग की है वो बर्तनों पर कैसे, ऐसे जो है वो रेखाएं जो है वो खींची हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बर्तनों का रंग लाल है, काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने काफी जगह देखी होगी, ये हजारों बार आया हुआ प्रश्न है कि किस सभ्यता से जुते हुए खेत के हैं वो साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको है वो याद रखना है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यानी देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा देखो, एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का साक्ष्य है वो कहां से मिला, ये लाइन भी आपको याद रखनी है भाई। एक ही खेत में कितनी, 2 फसलें, कैसे फसलें उगाते थे भाई ये, जैसे एक फसल इन्होंने ऐसे उगा ली तो दूसरी फसल है वो ऐसे उगा ली, ठीक है। तो एक ही खेत के अंदर वो कितनी फसलें भाई, 2 फसलें उगाते थे। जैसे हम वर्तमान में एक ही खेत में 2 फसलें उगाते हैं, एक तरफ मूंग और एक तरफ जैसे बाजरा उगाते हैं, वैसे ही एक ही खेत में उस समय भी क्या है, 2 फसलें उगाते थे। तो ये भी ध्यान रखना कि किस सभ्यता में है वो एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, तो ये कालीबंगा हो जाएगा भाई, ठीक है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की भाई जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। तो कब्रिस्तान कहाँ से मिला है भाई, जो है वो कालीबंगा से मिला है, और वहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं भाई। ये प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है भाई, ठीक है, कि जो है किस सभ्यता के अंदर जो है एक कंकाल की खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र मिले थे भाई, ठीक है। यहां से है वो प्रश्न आता है, तो जो है वो कहाँ है, कालीबंगा में मिले थे भाई। मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी वैज्ञानिकों ने या जो उत्खनन करता थे उन्होंने सोचा कि भाई जो कंकाल मिला है, खोपड़ी मिली है, उसके अंदर कितने 6 छिद्र है, तो उन्होंने जो सोचा होगा कि उस समय ऑपरेशन होता था, या फिर जो शल्य क्रियाएं वो होती थी, या फिर मस्तिष्क शोध है वो बीमारी है, उन्होंने इस तरह के है वो अनुमान लगाए हैं, और ये इसका है उन्होंने प्रमाण माना है, ठीक है। तो इस तरीके के यदि प्रश्न आ जाता है कि जो है वो शल्य जो क्रिया है या ऑपरेशन है या फिर मस्तिष्क जो शोध बीमारी है, इनसे संबंधित ये जो शब्द आ जाए कि किस जो है वो सभ्यता से संबंधित है, तो वो कालीबंगा से जो है वो संबंधित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहूर। देखो, ये जो अभी आरपीएससी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, जो है करीब 3-4 महीने पहले एक पेपर हुआ था, उसके अंदर ये लाइन थी भाई, ठीक है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ये शब्द था भाई, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहूर हड़प्पा सभ्यता में अपना क्या है भाई विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो ये कहाँ से मिले भाई, ये मिले हैं अपने कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये भी आपको चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, और ये चीज़ें क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक एक लाइन क्या है आपकी है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, ये आरएस 2018 के अंदर आया था मेंस के अंदर, अहाड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी भाई, अहाड़ सभ्यता के बारे में ये पूछा गया था। और अहाड़ सभ्यता के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कौन कौन सी है, जैसे ये कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली अहाड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे अहाड़ के उत्खनन फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन
कि अवशेष सामने आए। तो पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया कि जो है वो अहाड़ जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर में स्थित है। फिर किस नदी के किनारे है, तो अहाड़ या आयड़ नदी के किनारे स्थित है। या फिर जो ये कह दे कि जो यहाँ पर जो कौन सी जो है वो धातु या काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो पाषाण धातु युगीन सभ्यता है उसके अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। मैंने जब पाषाण पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि उदयपुर के अंदर है वो जो मध्य पाषाण के अंदर है वो उदयपुर पाया जाता है। तो पाषाण धातु युगीन है जो सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ये सभ्यता एक टिल्ले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई। भाई ये लाइन भी याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी सभ्यता एक टिल्ले के नीचे दबी हुई है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, जिसे धूल कोट, धूल यानी मिट्टी का टिल्ला भी कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है धूल कोट है वो किस सभ्यता को कहते हैं, या मिट्टी का टिल्ला किस सभ्यता को कहते हैं, या फिर टिल्ले के नीचे जो है दबी हुई कौन सी सभ्यता है। ये प्रश्न आया हुआ है आड़ सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल एवं एचडी सांकलिया के निर्देशन में है वो उत्खनन करवाया गया भाई। ठीक है, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम आपको याद रखना है आड़ सभ्यता के बारे में। सबसे पहले अगर किसी का पूछ लें तो अक्षय कीर्ति व्यास ने है या इसका उत्खनन करवाया था। कब करवाया था भाई, तो ये ध्यान रखना कि जो है 1953 है, आपको इसके अंदर है वो याद रखना है। 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्ति जो व्यास है उन्होंने उत्खनन करवाया था। उसके बाद में आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया ने है जो इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे भाई। बात वही हो गई जो हमने कालीबंगा में पढ़ी थी। कालीबंगा में भी जो लोग हैं वो ईंटों का प्रयोग है वो धूप में पका करके करते थे, और यहाँ पर भी है वो जो मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग है वो और पत्थरों का प्रयोग करते थे भाई। ठीक है, यहाँ पर है वो पत्थर शब्द है, जबकि कालीबंगा के अंदर है वो पत्थर शब्द नहीं थे। ठीक है, तो पत्थर जो है वो अहाड़ में प्रयोग करते थे, क्योंकि कौन सी सभ्यता भाई, पाषाण धातु युगीन है। यहाँ पर जो है जो औजार वगैरह बनते थे वो पाषाण से संबंधित बने थे, तो पत्थरों का है वो प्रयोग करते थे। ठीक है, अहाड़ के लोग अपने मृतकों को गहना एवं आभूषण के साथ दफनाते थे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और 1000 बार पूछी हुई लाइन है भाई। ठीक है, कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के साथ गहने और आभूषण है वो दफनाते थे, यानी अहाड़ सभ्यता के लोग हैं वो गहने और आभूषण है वो दफनाते थे। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को है वो आपको याद करना है भाई। ठीक है, मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ है ये क्या दफनाते थे भाई। ठीक है, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का है वो समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं भाई। ठीक है, यानी किस सभ्यता के उत्खनन से मिट्टी के जो बर्तन है वो सर्वाधिक मिले हैं, अहाड़ सभ्यता। जो अहाड़ को काले लाल काले मिट्टी के बर्तन, जो लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी जो लाल काले मिट्टी के बर्तन है, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति है वो कौन सी है भाई, अहाड़ जो है वो सभ्यता है वो है। ये भी आपको है वो ध्यान रखना है। अहाड़ का दूसरा नाम है जो ताम्रवती है। अहाड़ का जो दूसरा नाम है वो कौन सा नाम है भाई, ताम्रवती जो है नगरी भी मिलता है। यानी एक आहड़ का नाम हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था भाई, एक आहड़ का नाम हमने पढ़ा था धूल कोट, इसका नाम है धूल यानी मिट्टी का टिल्ला। और दूसरा हमने आहड़ का जो नाम पढ़ा है वो हमने पढ़ा है भाई ताम्रवती। ताम्रवती है वो जो नगरी है, ये आहड़ का नाम है। जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है भाई। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी है अनुमान मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो ताम्रवती याद रखना है आहड़ के अंदर, एक ये लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति, दूसरा सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गहनों और आभूषण के साथ दफनाते हैं और पत्थरों का प्रयोग करते हैं। धूलकोट नाम है अहाड़ और उदयपुर शहर। ठीक है, ये चार चीजें प्लस 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। ठीक है, तो अहाड़ सभ्यता के बारे में आपको इतनी सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीजें आपको
लिखनी है। अब बात करते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में, ठीक है। देखो गिलुंड सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो राजसमंद जिले में स्थित है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में स्थित है। गिलुंड कस्बे में, बनास नदी के तट पर, ठीक है। किस नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर। 2 टीलों के उत्खनन के फल स्वरूप अहाड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आएगा कि कौन सी सभ्यता है वो 2 टीलों के उत्खनन से, अहाड़ जो सभ्यता है, अहाड़ जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई सभ्यता है वो मिली है, ठीक है। तो गिलुंड सभ्यता है, आपको याद रखना है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी बनास नदी के किनारे, बनास नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है, जो सभ्यताएं मिली है वो जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनास संस्कृति है वो कहा गया है। यानी बनास नदी या फिर बनास की सहायक नदी से जो संस्कृति बनी थी वो संस्कृति बनास संस्कृति, या फिर हम उसको यह कहेंगे कि अहाड़ संस्कृति है वो कहलाती है, ठीक है। दोनों ही नाम है वो आपको याद रखना है। अहाड़ संस्कृति और बनास संस्कृति 2 टीलों के उत्खनन से गिलुंड सभ्यता है वो मिली है। बनास नदी है उसके जो किनारे ये मिली है, ठीक है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन हुआ है। आपने बीबी लाल और बीके थापर पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था भाई? कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा था। कालीबंगा सभ्यता का जो खोज है वो 1953 अमलानंद घोष ने की थी, और 1961-62 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने क्या किया था? उत्खनन किया था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसके जो है 3-4 वर्ष पहले ही, वो तो 1961-62 में था, यहाँ 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में क्या हुआ भाई? उत्खनन हुआ। यानी कालीबंगा से पहले बीबी लाल ने उत्खनन कहाँ कर लिया? गिलुंड सभ्यता के अंदर है वो कर लिया था, ठीक है। अब देखो तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पुन्ना के डॉक्टर वीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, देखो ये जो लाइन है ना ये बहुत ही कम है वो एग्जाम के अंदर आई हुई है, ठीक है। बहुत ही कम एग्जाम के अंदर ये लाइन आई हुई है। और अगर आने वाले दिनों के अंदर जब प्रश्न बनता है तब एग्जामिनर क्या सोचता है कि मैं ऐसा प्रश्न दूं जो है वो बहुत ही कम एग्जाम में आया हुआ है या फिर आया हुआ नहीं है। क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये रहता है कि जो बच्चे हैं ऑथेंटिक पुस्तक से भी देने हैं और बच्चे सही भी नहीं कर पाए, तो ये प्रश्न बनता है 1998, ठीक है, और उससे 2003, 1998 से 2003 के मध्य पुन्ना के डॉक्टर वीएस सिंधे, एक तो नाम याद रखना है वीएस सिंधे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अमेरिका के है, ठीक है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, ठीक है। तो आपको एक तो नाम याद रखना है ग्रेगरी पोसल, ठीक है, अमेरिका का है ये, और दूसरा आपको नाम याद रखना है वीएस सिंधे, ठीक है भाई। कौन सा नाम याद रखोगे आप? वीएस सिंधे, ठीक है। वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोसल 2 नाम है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1998 से 3000 के मध्य क्या किया भाई? उत्खनन किया है, ठीक है। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है भाई, ठीक है। तो अभी हमने पहले पढ़ा था ताम्रयुगीन सभ्यता या फिर ताम्रवती नगरी, हमने किसको कहा था? वो कहा था हमने अहाड़ सभ्यता को, ठीक है, ताम्रवती नगरी याद रखना। और यहाँ पर किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ से है प्रश्न आता है भाई, ठीक है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं वो मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दबांड भाई, ठीक है। अब देखो प्रश्न आता है सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो अभी हमने पहले पढ़ा था अहाड़ सभ्यता। अहाड़ सभ्यता से क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा है वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब प्रश्न आता है कि 5 प्रकार के किस जो है वो सभ्यता से मिट्टी के बर्तन है वो मिले हैं, या सर्वाधिक प्रकार के बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? एक तो सादा था, दूसरा काला था, तीसरा पॉलिशदार था, चौथा भूरा था
और पांचवा लाल और काले चित्रित मर्दबांड। ठीक है, ये लाइन है वो इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी, लाल काले चित्रित मर्दबान। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी काम की है लाइन, और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। अब देखो ये जो लाइन है ये हाल ही में 10-15 दिन पहले किसी एग्जाम के अंदर ये पूछी गई थी भाई। ठीक है, कौन सी लाइन है, देखो कि किस सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं भाई। तीनों शब्द है वो एक ही जो लाइन में लिखे हुए थे, एक ही स्टेटमेंट में लिखे हुए थे। कौन कौन से, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियां है, वो कहाँ से मिले हैं भाई, वो गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं वो पत्थर की गोलियां हैं और मिट्टी के खिलौने हैं, कहाँ से मिले हैं, गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको है वो रट्टा मार लेना भाई। ठीक है, आहाड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था भाई। अब ये देखो ये सीधी इन्होंने लाइन लिख दी, एज ए प्रश्न फॉर्मेट में लिख दी भाई। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर सीधा भी उठा सकता है भाई। ठीक है, आहाड़ में पक्की ईंटों का है वो उपयोग हुआ है, ये लाइन डाल दें तो ये प्रश्न है वो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि आहाड़ में पक्की ईंटों का है उपयोग नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आग में पकाई हुई ईंटें ही पक्की ईंटें होती है, जबकि आहाड़ में इन्होंने क्या किया, सिर्फ सुखाई थी। ठीक है, आग में पकाई नहीं थी। ठीक है, तो आहाड़ में पक्की हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका है वो प्रचुर उपयोग होता है। तो ये लाइन भी आपको है वो याद रखनी है। ठीक है, 3 सभ्यता पड़ी है, कालीबंगा, आहाड़ और गिलुंड, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके अंदर। अभी तक जितने भी एग्जाम में जो ऐसे प्रश्न आए हैं वो सभी है वो यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो जो है इस पुस्तक को आपको है वो पूरा अच्छे से ही याद करना है भाई। ठीक है, अब आगे देखो बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको है वो क्या याद रखना है, तो उसमें भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर, तो पहली बात हो नदी कौन सी हो गई, कोठारी, कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के बागोर में स्थित है। और उत्खनन डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर के 1970 ईस्वी तक है वो उत्खनन का कार्य है वो किया गया है। यानी जो है डॉक्टर वी.एन. मिश्र, किसने किया था भाई, डॉक्टर वी.एन. ठीक है, डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने है वो किया था। इसका उत्खनन कब किया था, 1967 से लेकर के 1970 तक मान लो। ठीक है, 1967 से लेकर के 1970 तक इसका उत्खनन किया था डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने। किस नदी के किनारे है भाई, ये कोठारी नदी के किनारे हैं, कोठारी नदी के किनारे हैं ये। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये सर बागोर जो है वो कस्बा है, बागोर कस्बा के अंदर है, भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला के अंदर स्थित है ये जो है बागोर सभ्यता, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर वी.एन. मिश्र है, इंपॉर्टेंट है, 1967 से 70 भी याद रख लेना, स्टेटमेंट में जब आता है तो ये अपने गलत नहीं हो। ठीक है, उत्खनन के दौरान यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है, यानी उत्खनन के दौरान यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के क्या मिले हैं भाई, अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं भाई। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि किस सभ्यता से लघु जो है पाषाण समय के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो उस सभ्यता के लोगों को आखेटक यानी शिकारी के रूप में है वो प्रदर्शित करते हैं, आखेटक होना ही प्रमाणित करते हैं। कौन सी सभ्यता है भाई, बागोर सभ्यता है, जहां पर प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है भाई। ये प्रश्न है वो आया हुआ प्रश्न है भाई काफी बार, कि जो है कौन सी सभ्यता से छेद वाली सुई के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, या किस सभ्यता से छेद वाली सुई है वो मिली है भाई। ठीक है,
यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, 1000 बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। किस सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है। 1000 बार पूछा हुआ प्रश्न है। बागोर के अंदर एक तो छेद वाली सुई, ठीक है, एक तो छेद वाली जो सुई है, छेद वाली सुई कहाँ से मिली है भाई, वो मिली है बागोर सभ्यता से। दूसरा प्रश्न है कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि व पशुपालन के, ठीक है, कृषि व पशुपालन के क्या मिला है भाई, प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिले हैं। और वो भी कौन से साक्ष्य मिले हैं भाई, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना, छेद वाली सुई और कृषि व पशुपालन के कौन से भाई प्राचीनतम साक्ष्य वो मिले हैं, ठीक है। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र है। ये प्रश्न भी आया हुआ है भाई, ठीक है, कि जो है बागोर है मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण, उत्तर पाषाण, ऐसे शब्द आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है बागोर। पहली बात तो ये याद रखना कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है बागोर। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, छेद वाली सुई मिली हुई है, और जो है लघु पाषाण के उपकरण का केंद्र था, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का तो स्थल है, ठीक है। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का क्या है, स्थल है। जब मध्य पाषाण पूछते हैं तो उनके स्थल पूछते थे, वो हमने बागोर पढ़ा था, ठीक है। तो मध्य पाषाण सभ्यता का स्थल कौन सा है, बागोर है। और लघु पाषाण उपकरण का केंद्र कौन सा था, ये बागोर था, ठीक है। छेद वाली सुई बागोर से मिली है। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोर से मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। खोजकर्ता कौन थे, वीएन मिश्र थे। 1967 से 1970 के मध्य हुई थी, और कोठारी नदी के किनारे जो है वो ये सभ्यता विकसित थी। उसके अलावा अपनी जो अगली सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता भाई, ठीक है। अब देखो गणेश्वर सभ्यता के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, गणेश्वर सभ्यता के अंदर गणेश्वर कहाँ का जो है वो क्षेत्र है, नीम का थाना सीकर, यानी जो है पहले नीम का थाना जब जिला बनाया था तब वो नीम का थाना है वो उसके अंदर स्थित हो गई थी। अब जो जिला है वो हटा दिया है, तो वापस किस जिले में चली गई है भाई, सीकर जिले के अंदर है वो चली गई। यानी गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में और किसके अंदर, नीम का थाना के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। नदी का अगर पूछे तो कांतली नदी। लगभग जो सभी विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी, और इसलिए जो सभी सभ्यताओं की नदियां हैं आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो जो है गणेश्वर सभ्यता की नदी कौन सी है भाई, कांतली नदी है, और इसके जो उद्गम है वो कांतली नदी के किनारे हुआ है। ताम्र युगीन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण स्थल है भाई, ठीक है। हमने पढ़ा था एक ताम्रवती नगरी, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा था ताम्रवती नगरी कौन सी थी भाई, आहड़ थी। और ताम्र युगीन जो है, ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो वो गणेश्वर सभ्यता। दोनों अलग अलग प्रश्न है और दोनों ही 1000 बार पूछे हुए प्रश्न है। कैसा प्रश्न, पहला प्रश्न, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, ताम्रयुगीन, ताम्रवती और ताम्रयुगीन अलग है, ठीक है। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो वो है गणेश्वर। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। आरसी अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के वो स्थल मिले हैं। अब देखो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया भाई, तो वो किया है आरसी अग्रवाल ने। याद रखना, नीम का थाना सीकर, कांतली नदी और आरसी अग्रवाल ताम्रयुगीन सभ्यताओं जो है, ताम्रयुगीन संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण स्थल है। और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुआ भाई, तांबा प्राप्त हुआ, तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। या फिर ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उसको प्राचीनतम ये सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण और पात्रों में 99% है वो तांबा है भाई, ठीक है। ये ऐसे भी प्रश्न आ सकता है भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है, और अगर बनेगा तो ये स्टेटमेंट है वो जरूर बनेगा कि जो है किस सभ्यता से प्राप्त है तांबे के उपकरण एवं पात्रों के अंदर 99% है वो तांबा है, ठीक है। ये जो लाइन है वो स्पष्ट आने वाले एग्जामों के अंदर है वो पूछी जाएगी भाई, ठीक है। तो किस सभ्यता के अंदर है 99% तांबा है, तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर स्थित है। इस क्षेत्र में तांबे की जो है वो प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें
कृप श्रेणी जो है वो कृप सवर्णी मृद पात्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये भी आपके लिए क्या है भाई, काफी महत्वपूर्ण जो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो किस सभ्यता जो के पात्र है उनको, ये लाइन आपको याद रखनी है भाई, जो है वो कृप सवर्णी मर्द पात्र भी कहते हैं, ठीक है। यह प्रश्न यहाँ से है वो आया हुआ प्रश्न नहीं है, तो जो है आने वाले समय के अंदर जो प्रश्न बनने की संभावनाएं है इस टॉपिक से यही है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो कृप सवर्णी जो मर्द पात्र है वो किस सभ्यता के जो है बर्तनों को कहते हैं भाई, ठीक है। तो वो किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता के बर्तनों को कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग के हैं वो सजाए हुए हैं, यानी कौन सा रंग है, काला और प्लस नीला, ठीक है। काले व नीले रंग के जो है बर्तन है थे, और जिसको कृप सवर्णी जो है मर्द पात्र है वो कहा गया है। और गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है भाई, ये हमने पहले पढ़ लिया था। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल, ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है कृप सवर्णी मर्द पात्र, ये सभी याद रखना। और आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। गणेश्वर नीम का थाना और कांतली नदी है, इतनी सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है गणेश्वर से। और 99% यहाँ पर जो है वस्तुएं थी उनमें तांबा कितना था भाई, 99% है वो तांबा था। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। मैंने आपको कल ही बताया था जब हमने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है जो किससे बनती है, जो बनती है तांबा और टिन को मिला करके बनती है। यानी तांबा कहाँ से भेजा जाता था भाई, खेतड़ी या फिर गणेश्वर सभ्यता, यहाँ से वो तांबा भेजा जाता था। और टिन लाते थे अफगानिस्तान से, और टिन और तांबा जब मिला करके कौन सा है वो मिश्र धातु बनाते थे, कांसा बनाते थे। और उस समय की जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है वो कहलाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको है वो मैंने कल बताया था। अब देखो अन्य जो है वो प्राचीन सभ्यता, यानी जो हमने सभ्यता पढ़ी है 5-6, ये तो कौन सी थी भाई, महत्वपूर्ण सभ्यता थी। अक्सर यहाँ से प्रश्न है वो आता है, कहाँ कहाँ से, आहड़ से आता है, ठीक है। हमने कालीबंगा पढ़ी, आहड़ पढ़ी, और फिर बागोर पढ़ी, गिलुंड पढ़ी और गणेश्वर पढ़ी। ये तो मुख्य सभ्यता थी, अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे जो है सभ्यताएं हैं जो अन्य पुस्तकों के अंदर इनको भी डिटेल में कहीं पे भी लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे क्या है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से भी है वो प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। भीनमाल जालोर की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता भाई, भीनमाल जालोर की सभ्यता है, ठीक है, जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया था। आरसी अग्रवाल ने किसका उत्खनन किया था पहले, तो गणेश्वर सभ्यता का किया था भाई, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, आरसी अग्रवाल है, उन्होंने किया था भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र एवं एक यूनानी सुराही मिली है भाई, ठीक है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, यहाँ से ये 1000 बार प्रश्न आया हुआ है। कौन सा प्रश्न भाई, रोमन एम्फोरा सूरा पात्र एवं एक यूनानी सुराही है वो किस सभ्यता से मिली है भाई, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से है बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी सभ्यता थी भाई, ये भीनमाल थी। कौन सी सभ्यता थी, ये भीनमाल की जो है वो सभ्यता थी। तो ये आपको याद रखना है, भीनमाल जालोर की सभ्यता से रोमन एम्फोरा एवं यूनानी सुराही मिली थी। इसका उत्खनन किया था भाई आरसी अग्रवाल ने। किसने किया था, आरसी अग्रवाल ने किया था। जो यानी रोमन एम्फोरा सुरापातर और एक यूनानी सुराही, दोनों कौन सा है, दोनों ये है भाई एक विदेशी है। दोनों कौन सा है भाई, ये दोनों विदेशी जो है वो पत्थर है, यानी विदेशी है जो उपकरण है। यूनानी सुराही यानी विदेशी क्या है, बर्तन है, ठीक है। तो यह विदेशी बर्तन होने का क्या है भाई, प्रमाण है। यानी यहाँ पर जो है वो विदेशी व्यापार होता था, और ये विदेशी व्यापार का केंद्र होने की ये पुष्टि करता है। कौन सा क्षेत्र भाई, कौन सी सभ्यता, भीनमाल सभ्यता। और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, क्लास 10th में लिखा हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल है भाई, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें इसमें याद रखनी है। भीनमाल में आप क्या याद रखोगे भाई, तो ये तो एक रोमन एम्फोरा सुरापातर है, एक यूनानी सुराही है, यहाँ से मिली है, आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया है, विदेशी व्यापार के अंदर का पुष्टि है, और श्रीमाल इसका नाम है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किस में याद रखनी है आपको,
भीनमाल के अंदर। इस प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। ये लाइन भी आई हुई प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। और उसके अंदर लोहे जो युगीन सभ्यताएं हैं, जो जोधपुरा सभ्यता थी, हमने रेंड थी, हमने कुछ जो है वो लोहे युगीन स्थलों के जो नाम हमने पढ़े थे, उनके अंदर ये ईसवाल उदयपुर है वो नहीं था, क्योंकि ये ईसवाल उदयपुर जो सभ्यता है वो प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और यहाँ पर लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि वो जो लोहे युगीन थी और यहाँ पर लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, दोनों में फर्क है। और ये आपको ध्यान रखना है कि किस सभ्यता से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता होगी, वो ईसवाल उदयपुर है, वो सभ्यता होगी भाई, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ जनपद है और उसके अलावा थोड़ी बहुत जो है वो सभ्यताएं हैं हमारे जो बाकी बची है। और यहाँ से यह जनपद शुरू होने वाला, तो हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा जो जनपद के बाद में जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास से संबंधित जितने भी जो है महत्वपूर्ण राजवंश है और जो राजपूत जो राजा हैं उनसे संबंधित जो है हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से है जो हम प्राचीन मत्स्य जनपद है, यहाँ से हम ये क्या है भाई कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।